नमस्कार। न्यूज 18 के उत्तराखंड ब्यूरो में आज हमारे साथ मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष मदन कौशिक, और इनसे आज जानेंगे कि बीजेपी की क्या रणनीति है आने वाले चुनाव को लेकर। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं दीपांकर भट्ट, सत्येंद्र बर्थवाल, भारती सकलानी और सुनील नौप्रभात। तो शुरुआत करते हैं। कौशिक साहब, पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि अभी कांग्रेस ने पूरा अपना सेटअप रिवैम्प किया है और वहाँ तो उन्होंने एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए हैं। अब इकलौते अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं है आपके कंधों पे? देखिए, राजनीति में पार्टी की जिम्मेदारी कभी भी कम नहीं होती। जिस पर जिम्मेदारी होती है वो पूरी होती है। कांग्रेस में और हमारे में संगठनात्मक रूप से बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ प्रदेश में 3 महामंत्री बनते हैं, उनके यहाँ करीब 100 के लगभग बनते हैं। हमारे यहाँ सेक्रेटरी 8 बनते हैं, उनके यहाँ करीब 100, 125, 150 बनते हैं। यानी उनके और हमारे संगठन में बड़ा अंतर है। हमारा एक निश्चित हमारा जो संविधान है उसके अनुरूप हम अपने सब कुछ इस प्रकार के निर्णय लेते हैं। उनके यहाँ वक्त, परिस्थिति, आपस की जो लड़ाई झगड़े कैसे उसको संतुलित करें, कैसे करें, वो उसके आधार पर चलते। लेकिन कांग्रेस की वजह से बीजेपी में भी तो ये चर्चा शुरू होने लगी कि भाई एकाधिक अध्यक्ष और बना दो, गढ़वाल से बनाओ, कुमाऊं से बनाओ, ब्राह्मण बनाओ, क्या बनाओ। मुझे लगता है कि वो चर्चा आपके स्तर पर है, बाकी मैंने कहीं सुनी नहीं। अध्यक्ष जी, अभी तक एक ये भी देखने को मिला कि बीजेपी, अगर हम ट्रेडिशनल वे में भी देखें तो पहाड़ मैदान का एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलती थी। पहली बार बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, आपको अध्यक्ष बनाया, हरिद्वार सीट से मैदान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मुख्यमंत्री भी एक तरह से खटीमा से हैं। तो क्या ये रणनीति में बदलाव कुछ जरूरत थी या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए क्षेत्रवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर राजनीति नहीं करती। 3 मुख्यमंत्री बदलने का आपको फायदा मिलेगा, नुकसान होगा? देखिए, नुकसान और फायदा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले हमने अपना एक मैनिफेस्टो जनता के सामने दिया था। मुख्यमंत्री चेंज करना ये भारतीय जनता पार्टी में यदि है तो एक दायित्व परिवर्तन के तौर पर हम देखते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल इस चीज़ का, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो हम ये जरूर कहेंगे कि हमारी 5 साल की सरकार में हमने जो वायदे किए थे जनता से, हमने उन वायदों को पूरा किया, और उन वायदों के आधार पर हमारी सरकार ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, विकास की दृष्टि लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डबल इंजन को लेकर, प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के आशीर्वाद से हमने 5 साल में निरंतरता में एक अच्छा काम किया। आपने काम किया, लेकिन अध्यक्ष आप बने, आपको नहीं लगता कि आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो थोड़ी मुश्किल रही होगी? कहीं ना कहीं आप मानते हैं आपकी पूरी तरह से एक्सेप्टेंस हो गई है? हाँ, जबरदस्त। मैं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, लोहाघाट, उत्तरकाशी, गढ़कोट, परोला, नौगांव, टिहरी, घनसाली, कहाँ कौन सा क्षेत्र है जहाँ मैं नहीं गया? संशय था आपके मन में? शुरुआती दौर में संशय था आपके मन में कि? कभी नहीं रहा। अध्यक्ष जी, एक मुझे इससे पहले भी एक बार अध्यक्ष बनाने की बात आई थी, 5-7 साल पहले अध्यक्ष बनाने की। तब मुझे कहा था कि आपको अध्यक्ष बनाए, जो दायित्व देंगे उसका निर्वहन हम करेंगे। अध्यक्ष मंत्री बन चुके, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, अध्यक्ष मंत्री तो बन गया, मुख्यमंत्री भी बनना है। नहीं, मैं अध्यक्ष ठीक हूँ, मैं अध्यक्ष ठीक हूँ। मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं अध्यक्ष बहुत अच्छा हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मैं उसका निर्वहन करूंगा ठीक प्रकार से। कौशिक जी, एक सवाल ये है, 2 मुख्यमंत्री बीजेपी ने चेंज करे, उनका क्या रोल रहेगा आने वाले चुनाव में? वो तकरीबन डंप कर दिए गए हैं या उनका कोई इस्तेमाल है? नहीं, देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री हमारे यहाँ इस समय सांसद है, और सांसद के तौर पर आपने देखा होगा अपने लोकसभा क्षेत्र में उनका प्रवास उसी रूप में जारी है। त्रिवेंद्र जी का प्रवास भी इसी रूप में पूरे राज्य में जारी है। हमारे यहाँ सामान्यतः कार्यकर्ता को उसके क्षमता के अनुसार काम देना ये संगठन की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। त्रिवेंद्र जी को भी काम दिया जाएगा, तीरथ जी को भी काम दिया जाएगा पार्टी के अनुसार। और जब चुनाव होंगे, चुनाव में हम सब लोग, मतलब इसमें मैं कोई नहीं है, हम सब लोग जितने भी लोग हैं मिलकर और एक दिशा में एक ताकत के साथ 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें, इस संकल्प को लेकर काम करेंगे। लेकिन ये सवाल क्या आपका पीछा छोड़ रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि 2 मुख्यमंत्री बदलने की आखिर बीजेपी की जरूरत क्यों पड़ी, और जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे मुद्दा भी बनता जा रहा है। नहीं, मुद्दा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सामान्य स्तर पर अगर इस प्रकार का कोई निर्णय लिया, वो सोच समझ कर लिया है। सर, मुख्यमंत्री बदले गए हैं 2022 में, क्या
विधानसभा चुनाव में जो आएगा, क्या चेहरे भी बदले जाएंगे? जो अभी विधायक हैं क्या वो भी बदले जाएंगे, ऐसा कुछ? देखिए, पार्टी में टिकट मिलने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इस आधार पर निर्णय होता है। सामान्यतः क्षेत्र में विधायक ने कितना काम किया, कितनी पॉपुलैरिटी है, क्षेत्र में उनका किस प्रकार का विश्वास जनता में उन्होंने पैदा किया है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। कितने होंगे तो चेहरे जो बदले जा सकते हैं? इस आधार पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। कितने होंगे, क्या होंगे, ये अभी कोई बताने की स्थिति में नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये सब चीज़ों का आकलन करके जो पैरामीटर्स तय होते हैं, वो पैरामीटर्स के आधार पर केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जो एक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिसमें प्रधानमंत्री जी भी होते हैं, वो उनके मीटिंग जो होती है, वो जो कमेटी बनती है, उस कमेटी में इस प्रकार का निर्णय लिया जाए। तो सर अब समय तो बहुत कम रह गया है, क्या इसकी एक्सरसाइज चल रही है? हाँ, वो तो कंटिन्यूएशन में रहती है, एक्सरसाइज चलती रहती है। आपको नहीं लगता इससे नुकसान हो जाएगा, कुछ सीटें जाएंगी? ना 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 ना, नुकसान का काम राजनीति में कौन करता है? सब लोग फायदे के लिए काम करते हैं, इसलिए नुकसान का कहाँ है? आपको तो अपना चुनाव भी लड़ना है तो, और पूरे राज्य का चुनाव भी लड़वाना है, तो हरिद्वार सीट आप निकाल पाइए? हाँ, अरे क्यों नहीं निकाल पाऊंगा। वैसे तो लोकतंत्र में जनता सर्वप्रिय होती है, वो निर्णय करती है। लेकिन मैं जब पहला चुनाव लड़ा मुझे 31% वोट मिले, जब मैं दूसरा लड़ा मुझे 48% मिले, जब मैं तीसरा लड़ा मुझे 51.8% मिले, जब मैं चौथा मिला मुझे 68% मिले। शायद राज्य में सर्वाधिक परसेंटेज होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो जनता का जितना भरपूर आशीर्वाद मुझे है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। सरकार से कहीं कोई गलती नहीं हुई है सर? आप नहीं मानते? एंटी इनकम्बेंसी जीरो मानते हैं? एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। एंटी इनकम्बेंसी होना या ना होना ये तय करना तो जनता का काम है, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करना, जनहित में काम करना, अंतिम व्यक्ति तक बैठे हुए अपने विकास की बात करना, इस सारे काम को लेकर सही मनसा हो, ईमानदारी हो, पारदर्शिता हो, ये सब चीज़ें जब भाव मन में रहता है तो तब कहीं ना कहीं जनता के प्रति जो विश्वास हम कहते हैं वो पैदा होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उस विश्वास को पैदा किया है। आप देखेंगे कि हमारा जहाँ मजबूत संगठन का आधार है, वही ये विश्वास जो हमने पैदा किया है, ये भी हमारी जीत का एक प्रमुख आधार बनने वाला है। सर देवस्थानम बोर्ड का एक मुद्दा ऐसा रहा, ऐसा लगता है जैसे आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। नहीं, वो निपट गया। अब वो ना मुद्दा रहा ना उसका कोई इशू। वो तो मुख्यमंत्री जी ने उसको फ्रीज करके कि वो सब प्रक्रियाएं फ्रीज रहेंगी और एक कमेटी आजकल में 2 दिन में 3 दिन में घोषित हो जाएगी। उस कमेटी में कई ऐसे सदस्य भी होंगे जो सदस्य उसी समाज से होंगे और वो फिर जो अपनी सिफारिश सरकार को देंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आपकी हाई पावर कमेटी के आदेश के बावजूद केदारनाथ के पुरोहित, चारधाम के पुरोहित प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिख रहे हैं कि भाई इसको समाप्त किया जाए, हमारे हितों पे कुटाराघात। समाप्त कर तो दिया, उसको हमने बिल्कुल फ्रीज कर दिया। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड का जो बोर्ड के आधार पर जो एक्ट बना था, वो एक्ट हम फ्रीज इस रूप में करते हैं गतिविधियों के आधार पर, और एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर उसमें आवश्यक संशोधन करने के बाद तब हम उसको लागू और करेंगे। जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मण खास तौर पे, ब्राह्मणों ने भी कांग्रेस ने ब्राह्मण अध्यक्ष बनाया और गढ़वाल से बनाया है, और खासतौर पर पहाड़ी ब्राह्मण है, और वो वहाँ पे बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उनका कहना है कि ब्राह्मणों को नाराज किया बीजेपी ने पिछले 4 सालों में, इसलिए अब कांग्रेस ब्राह्मणों को साथ लेके चलेगी। नहीं, कांग्रेस के साथ ब्राह्मण का है। कांग्रेस तो क्या है कि देखिए, ऐसी कांग्रेस, आप कांग्रेस को समझिए राम मंदिर विरोधी कांग्रेस। नहीं, ब्राह्मण वाली बात नहीं, ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। अरे क्यों है नाराज? मैं वही कह रहा हूँ, आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया उत्तराखंड में। अरे आप समझिए, आप उत्तराखंड भारत में नहीं है क्या? नहीं, आज उत्तराखंड के अंदर, बीजेपी से नाराज है सर। उत्तराखंड के अंदर जितने काम हम लोगों ने किए, नहीं, उत्तराखंड में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज क्या है बात नहीं। कर रहे हैं आप? नाराज है नहीं। अरे क्यों है? बिल्कुल साथ खड़े हैं, आशीर्वाद के साथ खड़े हैं भाई। तीर्थ पुरोहित तो प्रदर्शन कर रहे हैं केदारनाथ में। देखिए, मैंने कहा ना, जो विषय था वो इशू अब क्लोज हो गया। उस इशू के आधार पर निर्णय हो चुका है कि वो जो देवस्थान ब्राह्मण आपके साथ है सर? हाँ, 100% हमारे साथ है। चलिए, आप मान रहे हैं कि देवस्थानम का मुद्दा क्लोज हो गया, लेकिन एक ताजा मामला है, आप ही की सरकार में मंत्री हैं, उनके पति पर जो उठ रहा है, हिस्ट्री शीट खुली हुई, फर्क नहीं पड़ता इससे? देखिए, 2 चीजें हैं। वो जो मैटर है, मुझे जो अखबार से पता चला है, मैंने अभी मंत्री से या किसी से बात नहीं की, कि वो 20, 25, 30 साल पुराना कोई मैटर है और उस मैटर के आधार पर वो न्यायालय में विचाराधीन है। जब वो मंत्री बनी थी वो मैटर तब भी था, जब वो विधायक बनी वो मैटर तब भी था, जब वो इससे पहले विधायक बनी वो मैटर तब भी था, तब वो राजनीति में आई वो मैटर जब भी था।
यानी वो मैटर ऐसा नहीं है कि उसके राजनीति में एंट्री के बाद वो मैटर हुआ। कोई विषय है, न्यायालय में विचाराधीन है, पिछले 25 साल से है, तो वो इशू बनने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर सर कांग्रेस कुछ भी बोलने का तैयार नहीं, खासतौर बागियों पे कांग्रेस कुछ नहीं बोली। कांग्रेस को लगता है कि बागी 2022 में हमारे खेमे में आ जाएंगे तो उनको नाराज न किया जाए। आप भी तैयार है बागियों को छोड़ने के लिए? बागी कौन है मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 57 में से 56 विधायक हैं, सारे हमारे विधायक हैं, सब हमारे साथ हैं, हम लोग एक जुट होकर काम कर रहे हैं, जनता के बीच में। अब बागी कौन है, अगर आपको नाम पता है तो मुझे बताइए। नहीं, ये बात हो रही है 2016 में जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए, क्या वो दोबारा बीजेपी में से जा सकते हैं, कांग्रेस पकड़ सकते हैं, ये इसके कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, वो तो बीजेपी के हमारे वरिष्ठ नेता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे हम हैं ऐसे ही वो हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा और था, ये जो मंत्री की अभी बात आई, ऐसे कई बीजेपी के अंदर विधायक रहे हैं। एक विधायक का हाल में बयान आया कि मैंने तो एक कोर्ट को शमशान में तब्दील कर दिया था। एक विवादास्पद विधायक दूसरे रहे, एक पर सेक्सुअल शोषण के आरोप लगे हैं। तो ऐसे जो कई विवादास्पद नाम हैं, कहीं आपकी पार्टी की छवि को बट्टा लगा रही है? देखिए, राजनीति में काम करते हुए इस प्रकार के मुद्दों से बचना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के बयान देना, इस प्रकार के बयानों के आधार पर फिर अलग प्रकार की व्यवस्था बनना, ये नुकसान कहीं ना कहीं राजनीति में स्वयं का भी होता है, पार्टी का भी होता है। इसलिए मैं खासतौर पर मैं सभी मंत्रीगण और विधायकगणों को मैंने बातचीत करते हुए पहले दिन भी समय समय पर हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, मैंने इस प्रकार कहा है कि हम सब लोगों को पार्टी के हित में कोई भी बयानबाजी इस प्रकार की ना करे तो अच्छा रहेगा, और मैं समझता हूँ कि सबका पालन हो रहा है। आप लोगों की सरकार ऐसा काम कर पाई कि आप अपने लोकल नेता को 2022 में फेस बना पाए? अभी भी नरेंद्र मोदी के भरोसे बैठे हैं कि 2022 में नरेंद्र मोदी आएंगे, हमें चुनाव जिताएंगे। आपका कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार या मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं वो ऐसे फेस हैं कि उन पर आप इलेक्शन लड़ पाएंगे? सर देखिए, नरेंद्र मोदी जी जिसके पास और वो पार्टी उन पर गौरव ना करे तो फिर तो कोई बात नहीं हुई। आज दुनिया में एक शक्तिशाली नेता हमारे पास है। हम कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गर्व के साथ कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक शक्तिशाली, दुनिया को भारत में महाशक्ति बनाने की तरफ बढ़ाने वाला नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी हमारे पास है। तो आपको इससे परेशानी होनी नहीं। लोकल में इतना बड़ा नेता नहीं है। नहीं, त्रिवेंद्र लोकल में रावत सारे बदल दिया, क्यों नहीं है? तीरथ रावत को बदल दिया, पुष्कर धामी को बना दिया, आपको किसी चेहरे पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा था कि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, किसको बदलना है किसको नहीं बदलना। हम एक मैनिफेस्टो के आधार पर पढ़ते हैं। जब हमारी पार्टी जनसंघ के रूप में आई, हमने कहा कभी सत्ता में आए राम मंदिर बनाएंगे, कितनी हमने यात्रा तय करते हुए आगे बढ़े, बनाया। सर पब्लिक ये कहती है कि वोट हमने दिया, मुख्यमंत्री हमारा है, पूरी जनता का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो फिर मुख्यमंत्री आप फिर ये क्यों कहता है कि हमारा पार्टी का इंटरनल फैसला? क्योंकि मुख्यमंत्री पूरी जनता का है। देखिए, मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जनता का है, सरकार भी जनता की है। उस सरकार के आधार पर यदि पार्टी ने तय किया कि दायित्व परिवर्तन करना है, तो जनता के जो मैनिफेस्टो था उस पर हम लगातार निरंतरता आगे बढ़ रहे हैं, और जनता उस चीज को हमारी स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। कौशिक जी, एक बड़ा सीधा सपाट सा प्रश्न है, जो 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, उसमें आप किस चेहरे को प्रोजेक्ट करके लड़ेंगे चुनाव? देखिए, नो डाउट मुख्यमंत्री हमारा युवा मुख्यमंत्री है, और जब मुख्यमंत्री है तो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, चुनाव के बाद सारे विधायक बैठते हैं, लेकिन और नेता का चयन करते हैं। लेकिन जो आपके जो राज्य के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो अभी 4 दिन पहले नैनीताल जिले में कह गए हैं कि नहीं, हम तो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव यही लड़ेंगे, कहा उन्होंने, चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं यही करेंगे। उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूँ। हमारा युवा मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक तौर पर युवा मुख्यमंत्री हमारा है, तो युवा मुख्यमंत्री के आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। जब चुनाव होगा, चुनाव के आधार पर, हमारी लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर सारे विधायक बैठकर विधायक दल का नेता चयन करेंगे। जो कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन है हरीश रावत, उन्होंने एक नारा दिया है कि भाई मोदी उससे बैर नहीं और बीजेपी की खैर नहीं। ये नारा आपको लगता है कि कुछ, क्या कांग्रेस सॉफ्ट हो रही है आपकी तरफ या कुछ कोजी हो रही है? अब उन्होंने 16 में भी इस प्रकार की बात कही थी, 17 के चुनाव में भी बात कही थी, और आज वो इतने वरिष्ठ नेता हैं। अब कल ही मैं पढ़ रहा था, उन्हीं के एक नेता ने कहा कि अब उनको आराम करना चाहिए, वो भूलने भी लगे हैं, कई चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा वो स्वस्थ रहें, लेकिन अब उनका आशीर्वाद सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता राजनीति में उनकी स्वीकार्यता उन्हीं की पार्टी में है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, उत्तराखंड में आप 60 के पार सीटों का दावा कर रहे हैं। ऐसा दावा पश्चिम बंगाल में भी हुआ था, लेकिन वहाँ क्या असर रहा वो आप भी जानते हैं। आप एक बार दिल पर हाथ रखकर बताइए कि कितना अनुमान है उत्तराखंड में, कितनी सीटें बराबर? पश्चिम बंगाल में हम 3 से 78 पर आए, और हमारा वोट बैंक कितने गुना बढ़ा है। लेकिन दावा 212 सीटों का था।
नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। हम लोगों ने 57 सीटें यहाँ जीती हैं। अब हमने कहा कि हम इस बार 57 से ज़्यादा 3 सीटें और जीत कर और तब हम सरकार बनाना चाहेंगे। अगर बीजेपी जीती तो श्रेय आपको जाएगा, बीजेपी हारी तो ठीक है आपके सर पे फूटेगा। देखिए, मैंने फिर अभी इसी विषय में चर्चा आई थी कि हम लोग जब जाते हैं चुनाव को लेकर, चुनाव को लेते हुए जब हम काम करते हैं तो हम इस प्रकार की चिंता करे बिना हम जनता के बीच में एक लक्ष्य लेकर जाते हैं, और उस लक्ष्य में पीछे की सोचना ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम लोगों ने तो 57 दिए है ना, अब हम 60 के पार जाएं तो तब हम सोचेंगे। अब आप अभी से अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो क्या लगेगा कि आप क्या हमारे हौसले को आजमा कर देख रहे हैं क्या? हम 60 के पार ही जाएंगे। और अगर जीते, आप अगर जीत के आए तो सरकार में रहेंगे, संगठन में रहेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ ये तय सवाल ही नहीं है कौन करेगा। ये तय करने वाले लोग बैठे हैं। ये तय करना हमारा काम थोड़ा ही है, हम कहाँ रहेंगे। ये तय तो उनका काम है, जो करेंगे वो जो बताएंगे हम करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि किसान आंदोलन जिस तरीके से पिछले साल चला था उसका कुछ प्रभाव उत्तराखंड की बेल्ट्स में भी देखने को मिला, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में। वो कितना नुकसान देने जा रहा है बीजेपी को? कि दो चीज़ें हैं। एक तो हम लोग बहुत प्रयासपूर्वक ऐसे किसानों के बीच में जा रहे हैं। उनको जो किसान के जितने ये कानून बने हैं इसके बारे में छोटी बैठक, बड़ी बैठक, किसानों के साथ व्यक्तिगत वार्ता, इस प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसमें सफल हों कि हम उनको बताइए ये जो बिल थे ये किसान हित के बिल थे। किसानों की इनकम दुगनी हो ये सोचने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री आया है, और उन्होंने केवल कहा ही नहीं, इस दिशा में हमने कदम बढ़ाए, राज्य में भी और केंद्र में भी। तो इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि जो इस प्रकार के कोई नाराज हैं हम उनको मनाने में सफल हो जाएंगे। तो ये थे बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक, जिनका कहना है कि बीजेपी इस बार 60 पार के नारे के साथ चुनाव में जाएगी। लेकर विधान